हेलो स्टूडेंट्स, आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एजेंडा रहेगा जो कि न्यूज़ में रहा। एक तो गूगल का एक्विजिशन के बारे में न्यूज़ में है। जियो में 7.7% शेयर्स खरीदे हैं गूगल ने। उसके अलावा इंडिया और यूरोपियन यूनियन का टॉक्स चल रहे हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। उसके अलावा चाइना पोस्ट कोविड एग्रेशन के बारे में एडिटोरियल है, तो वो न्यूज़ में है। इन्फ्लेशन के बारे में न्यूज़ में है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। हालांकि डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो वो एक थोड़ा वरीसम है कंट्री के लिए। तो वो एक न्यूज़ है हमारे पास। उसके अलावा एक हमने वैक्सीन डेवलप करी है, लेकिन ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ये निमोनिया की वैक्सीन है जिसे DGCI ने अप्रूवल दिया है ट्रायल के लिए। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ में है। उसके अलावा अशोक लवासा न्यूज़ में रहे हैं जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं 31 अगस्त के बाद। उसके अलावा पैसिफिक ओशियन न्यूज़ में है। हमारा रशिया के बीच में टॉक चल रहा है पैसिफिक ओशियन को लेकर, तो वो एक न्यूज़ में है। उसके अलावा ट्रंप ने स्पेशल जो कैटेगरी थी हांगकांग की वो ख़त्म करी है। तो ये हमारा एजेंडा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। तो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ दीपक दत्त मंगाई। ये फ्रंट पेज है न्यूज़पेपर का। आई एम नॉट ज्वाइनिंग बीजेपी से सचिन पायलट। ये आपको पता होगा, सचिन पायलट जो है उन्होंने राजस्थान में विद्रोह करा है अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट, तो उन्हें डिप्टी CM की पोस्ट से भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में रहा था। तो उनका कहना यह है कि अभी वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अलावा स्पीकर जो है राजस्थान के जो स्पीकर हैं विधानसभा के स्पीकर, उन्होंने नोटिस भी इशू करा है सचिन पायलट को, और जो 18 MLA हैं जो सचिन पायलट का साथ दे रहे हैं तो उनको भी नोटिस इशू करा है। ठीक है, तो उसके अलावा ये फ्रंट पेज में ऐसा कुछ ऊपर वाले फ्रंट पेज में ऐसा कुछ न्यूज़ में इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रंट पेज में हमारे पास एक तो गवर्नमेंट रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ डिसएंगेजमेंट टॉक्स एट LAC। ये तो रोज ही चल रहा है, डिसएंगेजमेंट टॉक्स चल रही हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया और चाइना के बीच में, तो गवर्नमेंट उसे रिव्यू कर रही है। तो ये टॉक्स रोज ही चल रही हैं। बस आपको इम्पोर्टेंट क्या है, आपको दौलत बेग ओल्डी ये सब पता होना चाहिए कि पोस्ट कहाँ पर है। उसके अलावा गैल्वन वैली लद्दाख में है, ये आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बीजेपी लीडर को किडनैप किया था जम्मू कश्मीर में कुछ टेररिस्ट ने, तो उनको छुड़ाया है पुलिस ने, तो वो एक न्यूज़ में रहा था। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ नोट्स ऐसा कुछ बनाना नहीं है, इसमें भी कुछ नोट्स का कुछ है नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जियो ने ऑफर करा है 5G नेटवर्क ऑफर किया है कि अगले साल तक 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में हम लॉन्च कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने अनाउंस करा है। और ये किस तरीके से इसमें, क्योंकि गूगल ने 7.7% शेयर्स खरीदे हैं किसमें, जियो प्लेटफॉर्म में, और कितना इन्वेस्टमेंट किया है गूगल ने, 33,737 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। ये पहले न्यूज़ आ चुकी थी, तो उसी के बेसिस पे, क्योंकि अब रिलायंस जियो में अलग अलग कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो रिलायंस जियो ने फिर अपने जो बड़े बड़े प्लान्स हैं वो अनाउंस कर रहा है रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो का कहना यह है कि 5G टेक्नोलॉजी ये पूरी ग्लोबल लेवल पे लॉन्च करने वाले हैं, इनिशियली इंडिया के लिए नेक्स्ट ईयर तक, उसके बाद पूरे वर्ल्ड के लिए लॉन्च होने वाली है। तो ये एक न्यूज़ है, आपको ये अमाउंट पता होना चाहिए कि गूगल ने 7.7% शेयर्स जियो कंपनी के, जियो प्लेटफॉर्म के खरीदे हैं, एक्वायर करे हैं, 33,737 करोड़ में खरीदे हैं। तो ये आपको अमाउंट पता होना चाहिए और ये परसेंटेज पता होना चाहिए कि कितने % शेयर्स गूगल ने खरीदे हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, गूगल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, गूगल्स पेरेंट कंपनी, गूगल्स पेरेंट कंपनी एग्जाम में आ सकता है अल्फाबेट। कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। ठीक है, उसके अलावा जो अल्फाबेट के जो CEO हैं वो इंडियन अमेरिकन है, सुंदर पिचाई।
ठीक है, तो ये न्यूज़ में कई बार रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टूडेंट्स नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि पीडीएफ फाइल आप कितना, अगर आप 6 महीने की पीडीएफ ही अलग अलग पीडीएफ होंगी, एक दिन में 5 पीडीएफ भी सेव कर रहे हैं तो बहुत सारी पीडीएफ्स हो जाती हैं, तो एग्जाम के टाइम पे हम उनका रिवीजन नहीं कर पाते। सबसे बेस्ट है कि आपको डेली नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर्स के, जो खुद भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो वीडियो से देखते हैं, उसके नोट्स बनाने की हैबिट लेकर आनी है। वही बेस्ट तरीका होता है करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का। ठीक है, स्टूडेंट जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और अपना अटेंडेंस जरूर से दें, अपना नाम लिखें और अपने स्टेट का नाम लिखें। ठीक है, मैं सारे जो कमेंट्स है वो रेगुलर बेसिस पे देखता हूँ, कौन कौन से स्टेट के लोग हमारा ये जो सेशन है ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज का न्यूज़ था, तो यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी सबसे ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप फ्री टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पीडीएफ फाइल वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं। उसके अलावा हमारा सैटरडे को एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं श्री विजय कुमार ढोंडियाल, उनका एक इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया था। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अदर एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मोटिवेटिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेंगे। एक आईएएस ऑफिसर से इंटरेक्ट करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो एक मोटिवेशन की जो ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को, तो उस इंटरव्यू से आपको वो सब मिलने वाला है। ठीक है, तो वो ज़रूर आप देखें। 11 बजे करीब 11 o'clock मॉर्निंग में 18 जुलाई को यह यूट्यूब में अपलोड होगा। उसके अलावा आप हमारा एक विजन्स आईएएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारा कंप्लीट कोर्स है, वीडियो लेक्चर्स भी, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा, बैंक पीओ एसएससी का, यूपीएससी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक तो न्यूज़ है, ये भी फ्रंट पेज में ही न्यूज़ थी, सबसे नीचे दिया था, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो टॉक्स चल रही हैं, ठीक है, ट्रेड को लेकर वो पुश चल रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन क्या है। देखिए यूरोपियन यूनियन जो है ओरिजिनली 28 कंट्रीज थी, एक तो ये पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 27 रह चुकी हैं, क्योंकि यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 31 जनवरी 2020। 31 जनवरी 2020 को, ये डेट आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, जिसे ब्रेक्जिट भी बोलते हैं। ब्रिटेन का एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन में 28 ओरिजिनली कंट्रीज थी और 27 अब प्रेजेंट पे हैं। और ये जो कंट्रीज हैं, इससे क्या फायदा हुआ, यूरोप की कंट्रीज का ग्रुप है, एक सिंगल मार्केट क्रिएट किया गया यूरोप में। ठीक है, और सिंगल करेंसी यूरो क्रिएट करी गई, लेकिन वो सिंगल करेंसी यूरो केवल 19 कंट्रीज में थी और अभी भी 19 कंट्रीज में है। तो 19 यूरोप की कंट्रीज में सिंगल करेंसी यूरो एक्सेप्ट की गई, ताकि बॉर्डर्स जो हैं वो बैरियर का काम ना करें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड भी इजीली हो पाए और चाहे पैसेंजर्स हों चाहे टूरिस्ट हों इजीली ट्रैवल कर सकें। उससे क्या होता है, सभी कंट्रीज को इकोनॉमी में बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बॉर्डर्स बैरियर का काम नहीं। सोचो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इनके बीच में बॉर्डर सारे ओपन होते हैं, हमारी ऐसी दुश्मनी नहीं होती, वो तो हमारा रिलेशंस ही खराब है नेबर्स के साथ, सबके आपस में। बॉर्डर्स ओपन होते तो कोई भी इजीली पाकिस्तान जा रहा है, चाइना जा रहा है, तो बांग्लादेश जा रहा है, तो उससे ट्रेड में दोनों सभी कंट्रीज को फायदा होता है। अगर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स ओपन होते तो इंडिया को भी फायदा होता, पाकिस्तान को भी, चाइना को भी फायदा होता, इंडिया को भी। लेकिन ये सब तब हो पाता है जब ट्रस्ट कंट्रीज के बीच में हो, भरोसा एक दूसरे के ऊपर हो, तभी बॉर्डर्स ओपन होते हैं। जैसे इंडिया नेपाल के बीच में भी बॉर्डर लगातार ओपन ही रहे हैं ज्यादातर, वो तब है क्योंकि भरोसा है। अब क्योंकि एक दूसरे के ऊपर भरोसा क्योंकि कम हो जाएगा, केपी शर्मा ओली ने जैसे इंडिया के बारे में कई बार चाइना के प्रेशर में कह सकते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है तो चाइना के प्रेशर में वो चाइना की लाइन बोल रहे हैं, तो उससे क्या इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस भी खराब हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना मैप भी चेंज करा है, तो उससे क्या ट्रस्ट रिड्यूस होता है, फिर बॉर्डर्स में रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगती हैं। ठीक है, तो यूरोप में कंट्रीज के बीच में बॉर्डर्स ओपन थे और ट्रेड अच्छा होता था, तो 19 कंट्रीज ने यूरो एज अ करेंसी एक्सेप्ट किया था, 8 ने यूरो एज अ करेंसी एक्सेप्ट नहीं करा था। जैसे ब्रिटेन था तो पाउंड स्टर्लिंग उनकी करेंसी थी, उन्होंने यूरो एक्सेप्ट नहीं करा था। यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आया था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में, तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद बेसिकली यूरोपियन यूनियन बना था 1992 में।
तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार डिफरेंट एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल से लिया हुआ है, यूरोपियन यूनियन हैज डेवलप्ड एन इंटरनल सिंगल मार्केट थ्रू अ स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ लॉज। उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ लॉ बनाया हुआ अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए, ताकि इजीली एक दूसरे के साथ ट्रेड हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो टॉक्स थे एक दूसरे के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है FTA। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ये 2013 में बात नहीं हो पाई थी, तब से सस्पेंड चल रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के भी कुछ कंसर्न्स थे और हमारे भी कुछ कंसर्न्स थे, तो नेगोशिएशन नहीं हो पाया। तो 2013 में वो टॉक्स उसके बाद से सस्पेंडेड चल रहे हैं। तो अब दोबारा से टॉक्स हो रही हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड को बढ़ाने को लेकर। तो यहाँ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में मोदी जी बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ, ठीक है। तो इसी में एक एडिटोरियल भी आया, इंडिया शुड बिलीव, न्यूज आई है, इंडिया शुड बिलीव इन यूरोपियन यूनियन, इंडिया को यूरोपियन यूनियन में भरोसा करना चाहिए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और BTIA जो इंडिया ने प्रपोज किया, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, यूरोपियन यूनियन के अपने एक रूल्स रेगुलेशंस हैं, किन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहिए, किन के साथ नहीं। लेकिन अब एक्सेप्शन का भी जमाना है, जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनको एक्सेप्शन दे सकता है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन इंडिया को एज ए एक्सेप्शन एक्सेप्ट कर सकता है, अपने रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, केवल इंडिया के लिए, बाकी कंट्रीज के लिए चाहे वो अलग ही रहे, ठीक है। तो एक तो यूरोपियन यूनियन इंडिया में कुछ चीजें कॉमन है, इसमें ये सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं। ऑथर ने ये कहा है कि दोनों को एम करना है, एक तो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर और ग्लोबल स्टैंडिंग को लेकर, उसके अलावा डाइवर्सिफाइंग स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेन्स इज ऑल्सो अ कॉमन इंटरेस्ट। अब देखिए इसमें क्या चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी काम करना है अलग अलग डायरेक्शन में। क्लाइमेट चेंज मतलब जैसे कार्बन गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना है, कार्बन एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक यूज करनी है अपने यहाँ प्रोडक्शन में, क्योंकि GDP ग्रोथ के चक्कर में कई बार एनवायरमेंट डैमेज हो जाता है। अब प्रॉब्लम देखिए क्या है, पोस्ट कोविड सिचुएशन, या हम बोलेंगे कि चाइना में जो कोरोना की वजह से बहुत सारी कंपनीज इस समय चाइना से बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, इंटरेस्टेड हैं चाइना से बाहर जाने के लिए। तो बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज या कंपनीज वहाँ की हैं जो चाइना से बाहर आना चाह रही हैं और अलग डेस्टिनेशन देख रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इंडिया एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के फेवर में माहौल बन सकता है इजीली, अगर इंडिया थोड़ा एग्रेसिवली उनके भी कंसर्न्स को समझे और अपनी भी कंसर्न्स अच्छे से समझाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करे एक दूसरे के साथ, तो यूरोपियन यूनियन से भी इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट आ सकता है और उनकी प्रायोरिटी चाइना से चेंज होकर इंडिया हो सकती है, क्योंकि कोरोना की वजह से चाइना के ऊपर थोड़ा सा भरोसा कम होता जा रहा है और उसके अलावा उसकी बहुत एग्रेसिव पॉलिसीज भी इस समय अलग अलग कंट्रीज के साथ चल रही हैं, ठीक है। तो यही इस आर्टिकल में सब कुछ लिखा हुआ है। और क्या क्या इसमें लिखा हुआ है देखिए, एक तो यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, और बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। तो इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूरोपियन यूनियन ने करा है 2018 में इंडिया में, जो कि हमारे टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के का 22% है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, ट्रेड करती है, ट्रेड करने के लिए प्लांट सेटअप करती है, बिजनेस सेटअप करती है, तो उसे FDI बोलते हैं। जैसे सोनी और होंडा जापान की कंपनी है, इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो उसे हम FDI बोलेंगे। LG और सैमसंग कोरिया की कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो उन्हें FDI बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें रूम फॉर इंप्रूवमेंट है, क्योंकि अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो यूरोपियन कंपनी का चाइना में 175 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट है, 175 बिलियन यूरो का, जबकि इंडिया में केवल 67 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा रूम फॉर इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, हम इसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंपनी यहां से दूर जा रही हैं, ठीक है। और इसमें भी यही लिखा हुआ, इंडिया कुड सक्सीड इन अट्रैक्टिंग यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टमेंट दैट माइट बी मूविंग आउट ऑफ चाइना। ये अभी अभी हमने डिस्कस करा है। और हमें बस म्यूचुअल ट्रस्ट डेफिसिट, जो हमें भरोसे की कमी है, उस कमी को दूर करना है बातचीत के जरिए। तो ये सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और ये भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 2050 तक इंडिया और यूरोपियन यूनियन सक्सीड हो सकते हैं अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने में। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है
कार्बन एमिशन वाली टेक्निक्स को कम यूज करेंगे, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स को ज्यादा यूज करेंगे। तो ये सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। उसके अलावा एक एडिटोरियल हमारा है, चाइनाज पोस्ट कोविड एग्रेशन इज रीशेपिंग एशिया। अब देखिए इस एडिटोरियल में क्या है। इस एडिटोरियल में चाइना में जो कोरोना के केसेस बढ़े उसके बाद से चाइना में तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन बाकी कंट्रीज में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और चाइना अब अपने यहाँ कोरोना के बाद से बहुत एग्रेसिव है और उसके एग्रेसिव होने की वजह से एशिया में सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ के साथ जैसे हमें पता है साउथ चाइना सी में भी साउथ चाइना सी को लेकर हमने एक वीडियो भी बनाया था, वीडियोस का रेफर भी कर सकते हैं। साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है चाइना अपना पूरा, जिस वजह से चाइना का जो कंट्रोवर्सी है, चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, वियतनाम का, ब्रूनई का, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सारी कंट्रीज का, जापान के साथ, क्योंकि ओवरलैपिंग एरिया है। यूनाइटेड नेशन जो लॉ है सी का उसके हिसाब से ओवरलैपिंग एरिया है, लेकिन चाइना जो इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो अपनी 9 डैश लाइन को लेकर अड़ा हुआ है। तो उस वजह से बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वो चाइना से नाराज भी चल रही हैं। तो चाइना काफ़ी एग्रेसिव है और अब गैल्वन वैली क्रैश के बाद इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। तो चाइना की प्रॉब्लम कई कंट्रीज के साथ चल रही है और उस वजह से एशिया की कंट्रीज जो हैं यूएस की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, उनका जो इंक्लिनेशन है यूएस की तरफ। तो एक नया लीडर यूएस बन रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो एशियन कंट्रीज यूएस की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रही हैं, उनकी डिज़ायर है कि यूएस उन लीड करें उन्हें। तो ये इस आर्टिकल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्या क्या है, जैसे बेजिंग्स ब्लेटेंट एग्रेसिवनेस इज एक्सेलरेटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट्स अबाउट द अंडरलाइंग कॉस्ट ऑफ रिलायंस ऑन चाइना। तो उसके एग्रेसिव होने की वजह से चाइना के ऊपर भरोसा कम होता जा रहा है अलग अलग कंट्रीज का, ठीक है। तो ये एक तो लिखा हुआ है। उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल ये आपको पता होना चाहिए, क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के बीच में अगर क्वाड डायलॉग जो है सक्सेसफुल अगर होता है, वो एक्सपेंड होता जा रहा है, उससे क्या होगा, पैसिफिक ओशन के ऊपर हमारा काफ़ी कंट्रोल बढ़ जाएगा और पैसिफिक ओशन के ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा तो हम चारों मिलकर चाइना को बहुत अच्छे से काउंटर कर सकते हैं पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी में भी। तो हम चारों का कंट्रोल बढ़ रहा है क्योंकि चाइना को ट्रेड जो है उसी रूट से करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आसियान की भी बात हुई है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए 10 मेंबर कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया की, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रूनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी चीज़ें, फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज इसकी मेंबर है। इनके बारे में भी न्यूज़ में आया है क्योंकि उन्हीं के साथ चाइना का क्लैश चल रहा है, इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सब हम पहले डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इस एडिटोरियल में ये सब न्यूज़ में लिखा है। उसके अलावा इन्फ्लेशन अलर्ट रहा है। इन्फ्लेशन अलर्ट इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है 6% है और ये काफ़ी वरीइंग है। वरीइंग क्यों है, महंगाई क्यों बढ़ रही है जबकि डिमांड, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ठीक है। डिमांड नहीं है क्योंकि इकोनॉमी एक तरीके से स्टेगनेंट हो चुकी है। कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से पब्लिक जो है मार्केट में सामान खरीदने नहीं जा रही है, तो प्राइसेस, इकोनॉमी की डेफिनेशन के हिसाब से प्राइसेस गिरने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पब्लिक बाजार नहीं जा रही, तब भी फूड आर्टिकल्स के जो रेट हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। और क्योंकि हमने ये देखा कि अब ट्रांसपोर्टेशन भी और महंगा हो गया है, ठीक है। पेट्रोल के रेट, पेट्रोल डीजल के रेट भी नहीं डिक्रीज हुए, वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, उससे कॉस्ट भी बढ़ने वाली है और प्राइसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी वरीसम सिचुएशन है, ठीक है। तो आर्टिकल में इसी के बारे में लिखा हुआ है। अब आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा से लेकर आनी पड़ेगी और बहुत और ज़्यादा फ्रीडम देनी पड़ेगी बैंक को, ताकि बैंक से ज़्यादा लोन निकल सके। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स बैंक्स को, आरबीआई को रिड्यूस करना है। मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स रिड्यूस होने से इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, मार्केट में लोन निकलता है, ताकि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो, ठीक है। तो इस वजह से स्टैग्नेशन आ सकता है क्योंकि जॉब कट्स भी लगातार अब इकोनॉमी में चल रहे हैं। तो ये सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करिए और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करिए, इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है।
ये एक ऐसा प्राइस इंडेक्स है जिसमें जितने भी आर्टिकल हैं, गेहूं, चावल, सरसों का तेल, दूध, दही, पनीर, ये इन सारी चीज़ों के रेट, हर चीज़, सब्जी में सारी सब्जियां, दाल वगैरह सब, सरसों का तेल, सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। इसमें स्टील वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब आएगा, पेट्रोल डीजल भी इसमें आता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में बेसिकली इन सारे आर्टिकल्स के प्राइजेज होते हैं, लेकिन होलसेल मार्केट के। जैसे आप बाजार में एक तो मोहल्ले से सामान खरीदते हैं, मोहल्ले में सब्जी मंडी में आपने आलू खरीदा, मान लिया 10 रुपए किलो, लेकिन एक मेन मंडी होगी जहां से सब्जी वाले भी खरीद के लाते हैं, तो वहां पर आलू था 5 रुपए किलो, लेकिन वहां पर आपको ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना होता है, ज्यादातर ऐसा होता है, तो वो होता है होलसेल मार्केट। तो होलसेल मार्केट के प्राइसेस कम होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो प्राइस इंडेक्स है, एक तो होलसेल मार्केट के प्राइस इंडेक्स वो अलग होते हैं, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब है जो मोहल्ले में गुड्स और सर्विसेज के जो रेट्स मिल रहे हैं मोहल्ले में। एक तो होता है होलसेल मार्केट के रेट, और एक होता है मोहल्ले में जो शॉप्स हैं वहां पर जो रेट है रिटेल शॉप में, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ये ज्यादा होता है हमेशा, और WPI कम होता है। तो इन्फ्लेशन WPI पे भी कैलकुलेट होता है, CPI में भी कैलकुलेट होता है, ठीक है। और RBI का इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का टारगेट है 6%, जो कि क्रॉस कर चुका है। तो ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। उसके अलावा एक इंडिजिनस वैक्सीन हमने बनाई है, DGCI ने अप्रूवल दिया है, ठीक है। निमोनिया की इंडिजिनस वैक्सीन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये डेवलप कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे। और एक हमारी कोवैक्सीन भी थी जो कि न्यूज में रही थी, जो कि कौन डेवलप कर रहा था? भारत बायोटेक कंपनी, हैदराबाद बेस्ड कंपनी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कोरोना की वैक्सीन है। भारत बायोटेक कंपनी, हैदराबाद बेस्ड कंपनी, ये निमोनिया की है, सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है, ये एक न्यूज में रहा। उसके अलावा अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो ये 31 अगस्त को दिवाकर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो उनके बदले ये अपॉइंट हुए हैं। और अशोक लवासा जो हैं इस समय इलेक्शन कमिश्नर थे। 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस समय सुनील अरोरा है, इनके साथ ही 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। हमेशा इलेक्शन कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर, उनमें से एक अशोक लवासा थे। और ऐसा कहा जा रहा है इनके बारे में, अशोक लवासा थोड़ा सा एंटी बीजेपी हैं या एंटी मोदी हैं, क्योंकि 2019 में भी इन्होंने डिसेंट करा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई वर्डिक्ट आया था, तो मोदी जी के अगेंस्ट डिसेंट करा था। बाकी तो इलेक्शन कमीशन ने मोदी जी के फेवर में बोला था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये आने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनने वाले थे नेक्स्ट ईयर 2021 में, तो एक तरीके से इनका पत्ता काट दिया और इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तो उनको वहां से हटाकर एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब ग्रेसफुल एग्जिट दिया, तो रिस्पेक्ट के साथ एग्जिट दिया, और ताकि किसी और को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सके। तो ये एक न्यूज में रहा। उसके अलावा इंडिया ने रशिया को कहा है कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहे पैसिफिक ओशियन में, क्योंकि पैसिफिक ओशियन में हमारा जो है वियतनाम में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, और चाइना और वियतनाम के बीच में काफ़ी रिलेशंस थोड़ा गड़बड़ चल रहे हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग एरिया है जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, UN क्लॉज के हिसाब से। तो वो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और वियतनाम के बीच में। तो हम चाहते हैं रशिया को कि रशिया ज्यादा इन्वॉल्व रहे पैसिफिक ओशियन में, इंडो पैसिफिक ओशियन में, तो हमने रशिया को ऐसा कहा है, ठीक है। और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अगर रशिया वहां पर इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो चाइना वहां पर डोमिनेट करने लगेगा उस एरिया में, और चाइना को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि हम चाइना को हर तरफ से घेरें। तो इसलिए हमने रशिया को कहा है कि आप वहां पर एक्टिव रहें, क्योंकि हमारा वियतनाम में इन्वेस्टमेंट भी है, और वियतनाम और चाइना के बीच में जो ओवरलैपिंग एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या चाइना तो इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, अपना 9 डैश लाइन अलग बना के बैठा हुआ है।
तो उसे काउंटर करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक तो इंडियन इन्वॉय ने साइट करा है ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट इन वियतनाम एज अ एरिया ऑफ कॉपरेशन विद रशिया। देयर हैव बीन स्टैंड ऑफ बिटवीन चाइना एंड वियतनाम इन साउथ चाइना सी ड्यू टू ओवरलैपिंग क्लेम्स। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को डाउट है साउथ चाइना सी को समझने के लिए तो साउथ चाइना सी का हमारा लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा मैपिंग के थ्रू समझा हुआ है साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स को। ठीक है, उसके अलावा रशिया का भी इंडियन ओशियन में, देखिए अब रशिया को ये समझ लेते हैं कि रशिया का इंडियन ओशियन में क्या इंटरेस्ट है। देखिए अब ये इंडियन ओशियन है, अब ये रशिया है। अब रशिया को इधर ट्रेड करना है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ या यूरोप की कंट्रीज के साथ, वो ट्रेड कैसे करेगा? इस रास्ते ट्रेड करेगा क्या? नहीं, यहां तो पूरा का पूरा जो है आइस है। तो जब यहां पर आइस है, पूरा समुद्र जमा हुआ है, तो शिप यहां पर ट्रेड कर ही नहीं सकता। तो रशिया के लिए फिर ये रास्ता बचता नहीं है ट्रेड के लिए। तो रशिया के लिए फिर रास्ता क्या बचता है? ये यूरोप की कंट्रीज के ट्रेड के लिए या यहीं से अफ्रीकन कंट्रीज में ट्रेड के लिए। ठीक है, इंडिया के साथ भी, इधर भी, इनके साथ भी ट्रेड, इनके साथ भी ट्रेड। तो रशिया के लिए ये रूट बचता है ट्रेड के लिए। तो रशिया का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इंडियन ओशियन में। तो हमने ये कहा है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इंडियन ओशियन इंडिया के पास है, तो हम किसी भी टाइम अगर वॉर की सिचुएशन होती है, हम किसी का भी ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पर ट्रेड रूट। तो हमने रशिया को कहा है कि जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट यहाँ पर है, उसी तरीके से हमारा इंटरेस्ट इधर है। ये जो पैसिफिक ओशियन है ये है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि चाइना को काउंटर कर सकें इजीली। ठीक है, तो रशिया को कहा है आप यहाँ पर एक्टिव रहिए, और हमारा यहाँ पर वियतनाम में इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, तो ये इसको और डिटेल में समझने के लिए जो कंट्रोवर्सी है साउथ चाइना सी, वो आपको समझना पड़ेगा। ये साउथ चाइना सी है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है हर कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, लेकिन चाइना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को, इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रहा है और अपनी अलग ही लाइन बना के बैठा हुआ है, 9 लाइन। अब बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा मालिकाना हक हमारा है। ठीक है, तो ये एक न्यूज में कई बार रहा है। इसी में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एंड करा है हांगकांग, यहाँ पर HK का मतलब है हांगकांग, स्पेशल ट्रेड स्टेटस। ठीक है, और सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब हांगकांग के बारे में भी हमारा एक सेशन है जिसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा है। हांगकांग चाइना का पार्ट है और चाइना में 1 कंट्री 2 सिस्टम था। हांगकांग जैसा हमने पहले भी डिस्कस करा था, 1997 तक ब्रिटिश कॉलोनीज वहां पर थी, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। 1997 में ब्रिटिशर्स गए और वो चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, तो हांगकांग चाइना का पार्ट बन गया। लेकिन 1997 से पहले हांगकांग बहुत लिबरल रहा है। वहां पर जो है इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है चाइना से, क्योंकि चाइना जो है वहां पर कम्युनिस्ट कंट्री है और क्लोज्ड सिस्टम काफी ज्यादा रहा है, और हांगकांग में लिबरल पॉलिसी और कैपिटलिज्म ज्यादा रहा है। तो हांगकांग को के लिए चाइना ने अलग ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का बनाया था, तो हांगकांग उसी के थ्रू रूल होता था, स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम चल रहा था हांगकांग में। लेकिन अभी रिसेंटली चाइना ने हांगकांग के लिए एक नया सिक्योरिटी लॉ जो है वो पास करा है। उसमें क्या होगा कि हांगकांग में कोई भी अगर विद्रोह करता है या कोई भी क्राइम करता है, तो हांगकांग के लोगों को अरेस्ट करके चाइना, मेनलैंड चाइना में ले जा सकता है। उससे पहले हांगकांग के लिए अलग लॉ थे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अलग लॉ थे। लेकिन अब क्योंकि एक अलग सिक्योरिटी लॉ पास हुआ है चाइना में, तो अब हांगकांग के लोगों को अरेस्ट करके चाइना जा सकता है। और ह्यूमन राइट वायलेशन के भी आरोप लग रहे हैं चाइना में, वहां पर जो हांगकांग के लोगों के ऊपर चाइना कर रहा है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है क्योंकि अब चाइना ने हांगकांग के बहुत सारी पावर्स खत्म कर ली है, तो हमने जो हांगकांग को स्पेशल ट्रेड स्टेटस दिया हुआ था वो अब हम खत्म कर रहे हैं और हम सैंक्शंस लगाएंगे। अब वो सारी चीजें, पहले क्या था कि यूएस जो भी सैंक्शंस लगाता था वो चाइना के ऊपर लागू होती थी, हांगकांग के ऊपर नहीं। हांगकांग हालांकि चाइना का ही पार्ट था, लेकिन हांगकांग के ऊपर सैंक्शंस लागू नहीं होती थी। हांगकांग को अलग से स्टेटस दिया हुआ था ट्रेड का। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि सैंक्शंस होगी तो पूरे चाइना के ऊपर इंक्लूडिंग हांगकांग भी होगी। ठीक है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, स्ट्रिप्ड हांगकांग ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट एंड ऑथराइज सैंक्शंस ऑन द बैंक्स ओवर चाइनास क्लैम्पडाउन इन द फाइनेंशियल हब। उसके अलावा देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हांगकांग का जो ऑटोनॉमी एक्ट है वो ऑथराइज क्या कर रहा है अगेंस्ट चाइनीज ऑफिशियल एंड हांगकांग पुलिस। हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट तो एक फर्म एक्शन ले रहे हैं जिसमें
हांगकांग चाइनीज ऑफिशियल्स और जो हांगकांग के लोग हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेगा यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें लगातार न्यूज में रही हैं। ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप हमारा पहले वाला हांगकांग वाला सेशन देख सकते हैं, चाइना हांगकांग रिलेशंस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।